दोस्तों, हिंदी सिनेमा में दर्द, कविता और सौंदर्य को अगर एक नाम में ढालना हो तो यकीनन वो नाम हमारे जहन में आता है गुरुदत्त साहब का। गुरुदत्त साहब का असल नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। लेकिन कौन जानता था कि लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा का एक संवेदनशील और रहस्यमयी कलाकार बनेगा। गुरुदत्त ने अपने कैरियर की शुरुआत एज ए कोरियोग्राफर शुरू की थी प्रभात स्टूडियो से। यूं कह सकते हैं कि गुरुदत्त का जो पहला प्यार था वो कोरियोग्राफी थी। और उसके बाद गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म बनाई जिसने उन्हें एज ए डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। और गुरुदत्त साहब का नाम उस फिल्म से बहुत बड़ा नाम हो गया था। फिल्म का नाम था बाजी। इस फिल्म को उन्होंने अपने मित्र देवानंद के साथ बनाया था। देवानंद इस फिल्म के हीरो थे। साथ में गीता बाली, कल्पना कार्तिक और के.एन. सिंह नजर आए थे। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी और उस वक्त के हिसाब से ये एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था, क्योंकि इससे पहले इस तरह की फिल्में देखने को नहीं मिलती थी। ये फिल्म बेहद कामयाब रही थी और गुरुदत्त साहब का चर्चा चारों तरफ होने लगा था। उनके निर्देशन की तारीफें होने लगी थी। फिर आई उनकी फिल्म प्यासा। प्यासा केवल एक फिल्म नहीं है बल्कि एक शायर की आत्मकथा है, ऐसा हमें लगता है। एक शायर की ऑटोबायोग्राफी है। एक किस्सा है प्यासा फिल्म के शुरू होने से पहले का। सबसे पहले जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी तो गुरुदत्त साहब दिलीप कुमार साहब के पास गए थे उन्हें शायर विजय का रोल ऑफर करने के लिए। हालांकि दिलीप साहब को भी ये स्क्रिप्ट पसंद आई थी, लेकिन कुछ इश्यूज थे जिन पर दोनों की सहमति नहीं बन पा रही थी। सबसे पहले जब दिलीप साहब ने इस फिल्म की कहानी सुनी तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा, देखो अभी तुम नए हो, अच्छे डायरेक्टर हो, तुम ये फिल्म बना तो लोगे लेकिन इसे रिलीज कैसे करोगे? तो बेहतर होगा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स तुम मेरे पास छोड़ दो, मैं इसको अच्छे तरीके से रिलीज करूंगा और दोनों मिलकर कमाएंगे। तो जवाब में गुरुदत्त साहब ने कहा था कि यूसुफ साहब, मैं एक फिल्मकार हूं, एक कलाकार हूं, मैं केवल फिल्में बनाता हूं। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि ये फिल्म कैसे रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, कितना कमाएगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं इस बारे में नहीं सोचता। मैं आपको शायर विजय का रोल ऑफर करने आया हूं। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन दोनों के ईगोज क्लैश हुए और दिलीप साहब इसी वजह से इस फिल्म से बाहर हो गए और फिर मजबूरन गुरुदत्त साहब को शायर विजय के किरदार में खुद उतरना पड़ा। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बेहद कामयाब हुई। लोगों ने गुरुदत्त साहब को शायर विजय के किरदार में बहुत ज्यादा पसंद किया और फिल्म सुपरहिट हो गई। बाकी तो आप जानते ही हैं, रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री है। इस फिल्म ने कामयाबी के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बाद में दिलीप साहब को पछतावा भी हुआ था कि उन्होंने ये फिल्म क्यों नहीं की, लेकिन होता है, जब नहीं की तो नहीं की। इस कामयाबी से खुश होकर, या यूं कह लीजिए इस कामयाबी से उत्सुक होकर, गुरुदत्त साहब ने फिर एक फिल्म और बनाई। उस फिल्म का नाम था कागज के फूल। ये फिल्म बेहद संवेदनशील फिल्म थी। एक फिल्मकार के जीवन पर आधारित फिल्म थी। एक डायरेक्टर की लाइफ स्टोरी थी। उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ये फिल्म रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई थी और इस फिल्म की नाकामी से गुरुदत्त अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने साहिब बीवी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी कामयाब फिल्में बनाई। गुरुदत्त साहब की जो स्पेशलिटी थी, जो उनकी खूबी थी, वो थी लाइट्स एंड शैडोज। वो अपनी फिल्मों में इन चीजों का बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते थे और अपने गानों को इतनी खूबसूरती के साथ, इतने बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज करते थे कि वो गाने कुछ अलग ही नजर आते थे। इसीलिए तो गुरुदत्त साहब की जो फिल्में हैं, उनके जो गाने हैं, वो भीड़ से अलग नजर आते हैं। गुरुदत्त साहब जब अपने काम में खो जाते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था।
एक बार वो अपने किसी सीन को फिल्मा रहे थे और उनको क्लीन शेव में कैमरे के सामने आना था, तो वो अपनी शेव कर रहे थे और शॉट्स सोच रहे थे कि मुझे इस सीन को किस तरह फिल्माना है। वो शॉट्स में इतने खो गए कि उन्होंने अपने एक तरफ की मूंछ ही उड़ा ली। इससे बड़ा डेडिकेशन क्या होगा। गुरुदत्त साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई सभी डेडिकेशन के साथ बनाई, समर्पण के साथ बनाई। उन्होंने एक फिल्म और शुरू की थी, बहारें फिर भी आएंगी, लेकिन वो इस फिल्म को कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि 1964 में उनकी डेथ हो गई। अब ये आत्महत्या थी या कुछ और था, ये तो रहस्य अभी तक है। फिर बाद में गुरुदत्त साहब के भाई ने इस फिल्म को पूरा किया था धर्मेंद्र के साथ, लेकिन वो बात तो नहीं आई जो गुरुदत्त साहब की फिल्मों में होती थी। अच्छी फिल्म थी, लेकिन गुरुदत्त साहब की बात कुछ अलग ही थी। गुरुदत्त साहब की जो निजी जिंदगी थी वो भी काफी ड्रामेटिक थी, फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। काफी अप एंड डाउन थे, उतार चढ़ाव थे उनकी जिंदगी में। उन्होंने 1953 में गीता रॉय से शादी की थी, जो कि फिल्म जगत की बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर थी, और शादी के बाद वो गीता दत्त हो गई थी। दोनों में प्यार भी बहुत था, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट था। लेकिन एक मोड़ पर जब गुरुदत्त साहब की नजदीकियां वहीदा रहमान जी से बढ़ने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ गीता दत्त और गुरुदत्त के रिश्तों में दरार आने लगी। दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे और इससे गुरुदत्त साहब काफी अवसाद में चले गए थे, बहुत दुखी रहने लगे थे। यूं भी कहा जाता है कि जो कागज के फूल फिल्म है वो गुरुदत्त साहब की अपनी जिंदगी की कहानी है। खैर, जो कलाकार होता है वो गलतियां भी करता है और उसके अंदर कुछ खूबियां भी होती हैं, तो उनकी जो गलतियां होती हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े कलाकार थे। टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की बेहतरीन 100 फिल्म्स में गुरुदत्त साहब की प्यासा को शामिल किया। ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदत्त साहब केवल एक फिल्म मेकर नहीं थे, एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक एहसास थे जो हमें रुपहले पर्दे पर दिखाई देता था। कितने ही फिल्मकार आएंगे, कितने ही फिल्मकार जाएंगे, लेकिन गुरुदत्त साहब जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। बड़े बड़े फिल्म मेकर के लिए रेफरेंस पॉइंट हैं गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त साहब से इंस्पायर होकर कितने ही फिल्म मेकरों ने अपनी फिल्में बनाई। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरुदत्त साहब का नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा जब तक ये हिंदी सिनेमा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।